हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड ऑफ सोशियोलॉजी। स्टूडेंट, आज हम जो यहाँ पर करने वाले हैं आपके एनटीए यूजीसी नेट दिसंबर 2023 का पेपर है। यहाँ पे देखिए, आप लोगों को दिख रहा होगा कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है और ये मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर से यहाँ पर लिया हुआ है और हम डेली की डेली 50 क्वेश्चन आपके यहाँ पर करने वाले हैं, क्योंकि 100 क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पर हम सोशियोलॉजी का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं और उसके हम वहाँ हर एक क्वेश्चन पेपर का 2 पार्ट्स का मैं वीडियो बनाऊंगी। फर्स्ट पार्ट में 50 क्वेश्चन रहेगा एंड सेकेंड पार्ट में आपके 51 से 100 क्वेश्चन रहेगा। ओके, तो इस तरह से हमारा ये कवर हो जाएगा, क्योंकि लॉन्ग वीडियो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए मैंने ये प्रोसेस आपके लिए अपनाई हुई हैं। और आई होप थिंक कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और अगर मेरे चैनल पर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए उसको लाइक कर दीजिए। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका है, टैलकॉट पार्सन की सामाजिक विकास का अनुक्रम है। सो टैलकॉट पार्सन के सामाजिक विकास का अनुक्रम यहाँ पर हमको समझाना है कि टैलकॉट पार्सन ने जो उन्होंने सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया है उसका उन्होंने एक सीक्वेंस बताया था। तो क्या सीक्वेंस है? जैसे कि समाज का जो सीक्वेंस उन्होंने बताया है, यहाँ पर उसी चीज़ को ही बताना है हमको। सो फर्स्टली यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर आपको 5 समाज दिया हुआ है, तो इन पाँचों में से आपका सबसे पहले क्या आने वाला है? देखिए, सबसे पहले आपका आ जाएगा आदिम समाज, ठीक है। एंड सेकंड आपका आ जाएगा उन्नत आदिम समाज और थर्ड यहाँ पे आघात पुरातन समाज आ जाएगा। फिर उसके बाद आपका फोर्थ मध्यवर्ती उन्नत मध्यवर्ती और फिफ्थ नंबर में आपका आधुनिक। तो इस तरह से अगर आप क्वेश्चन को देखिए तो बी फर्स्ट होना चाहिए, सॉरी डी आपका फर्स्ट होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू दिस अगर हम यहाँ पर देखें तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो डी दिया हुआ है, सी, थर्ड ऑप्शन डी बी सी ई ए, ये सही सीक्वेंस है। अब यहाँ पे एक चीज़ का आप लोगों को और ध्यान रखना है। देखिए, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आपकी मॉडर्न सोसाइटी या पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी जो है वो तो लास्ट में आई है ना, तो इस चीज़ से भी अगर आप देखें तो फिफ्थ में आपका ए वाला जो है सिर्फ इसी क्वेश्चन में दिया हुआ था और डी भी आपका सबसे पहले यही दिया हुआ था, किसी और में यहाँ पे ऑप्शन में नहीं था। तो ये कुछ ट्रिक्स होती हैं हमको इस टाइप के क्वेश्चन को करने में जो मदद करती हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। और आप लोग सभी क्वेश्चन के आंसर मुझे करते हुए चलिए, जिसमें आप लोगों की प्रिपरेशन कैसी है मुझे भी पता चले, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन के आंसर करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। इससे होता क्या है, आप लोगों की प्रिपरेशन समझ में आती है, ठीक है। और ईयरली क्वेश्चन लगाना तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ईयरली क्वेश्चन आप जितना लगाएंगे उतने ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और क्वेश्चन का लेवल आपका क्लियर होता है मेनली। नाउ यहाँ पे इथनो मैथोडोलॉजी संबंधित है। सो ये क्वेश्चन आपका जो है इथनो मैथोडोलॉजी से है कि इथनो मैथोडोलॉजी किससे संबंधित है। सो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट दिया हुआ है, समान लोगों की पद्धति का अध्ययन जिसे प्रतिदिन के जीवन को अर्थपूर्ण और व्यवस्थित बनाया जा सके। एंड ऑप्शन बी है, जब लोग वार्ता अंतःक्रिया करते हैं तो वो अपने आसपास चल रही गतिविधियों की व्याख्या करने में सतत रूप से संलग्न रहते हैं। ऑप्शन सी, वार्ता और क्रिया के बीच एक अंतर संबंध है। ऑप्शन डी है यहाँ पर एक बहुत बड़े आकार के निर्देशन के माध्यम से अत्यधिक संरचित साक्षात्कारों द्वारा सामाजिक घटनाओं का अध्ययन। सो यहाँ पर अगर आप देखिए इथनो मैथोडोलॉजी संबंधित है। सो इस क्वेश्चन में अगर आप देखें, इसका जो राइट आंसर माना गया है यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पे देखिए आपको इन विकल्प में से चुनना है, लास्ट में विकल्प दिया हुआ है, ठीक है। अगर आप ये 3 पोर्शन को ध्यान दें तो ये इथनो मैथोडोलॉजी को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि इथनो मैथोडोलॉजी आपकी होती क्या है, ठीक है। यहाँ पे मैंने गलत बोल दिया, ठीक है। लोक विधि विज्ञान,
ठीक है। इथनो मैथोडोलॉजी लोक विधि विज्ञान आपकी, मैंने आप लोगों को ये चीज़ बताया हुआ है जिसमें हम 3 प्रतिदिन के अध्ययन करते हैं। सो इसके अकॉर्डिंग आपका ये जो ऑप्शन डी है वो नहीं होगा, क्योंकि बहुत बड़े आकार के निदर्शन के माध्यम से संरचित साक्षात्कारों द्वारा सामाजिक घटनाओं का अध्ययन, क्योंकि हम वहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर इंटरव्यू नहीं ले रहे होते हैं और बहुत बड़ा हमारा निदर्शन भी नहीं होता है, क्योंकि हम डेली लाइफ में अगर 2 व्यक्ति वार्तालाप कर रहे हैं उसको भी देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मैं आपको थोड़ा थोड़ा समझाते भी चलूँगा, और मैं चारों ऑप्शन रीड इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आप लोगों को ये क्लियर होना चाहिए कि क्वेश्चंस जब हम आंसर पढ़ते हैं, आंसर पढ़ते वक्त हमारे मन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होते हैं, राइट ना। हमें लगता है फर्स्ट भी होगा सेकेंड भी होगा, तो इसलिए आपको इस चीज़ से बचाने के लिए यहाँ पर आप लोग इस तरह से सारे क्वेश्चन भी मैं रीड करूँगी, जिसमें आप लोग क्या होता है ना, जब हम लोग कहीं स्टडी कर रहे होते हैं तो उससे ये क्लियर हो जाता है हमारा ना कि मैम सही पढ़ा रही हैं या आंसर आपका सही है। और जब हम चीज़ों को रीड करते हैं तो हमारे दिमाग में वो चीज़ें कहीं ना कहीं मेमोरी में रह जाती है। सो राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा। नाउ यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने अस्थिर परिवार शब्द का प्रयोग किया। सो यहाँ पे डायरेक्टली अगर हम इस क्वेश्चन को देखें, अस्थिर परिवार शब्द का प्रयोग पूछा है, बहुत ही इजी ये क्वेश्चन है। आई थिंक आप सभी को इसका आंसर आ रहा होगा। ऑप्शन में C.H. कूले, लिपले, जॉर्ज सिमल ऑफ F. एंजल्स दिया हुआ है, ठीक है। सो यहाँ पे इसका राइट आंसर लिपले हो जाएगा। देखिए अगर आप लोगों को ये चीज़ नहीं पता थी तो अब ये चीज़ रट लीजिए कि अस्थिर परिवार किससे है, शब्द को यूज किया था, लिपले जी ने यूज किया था। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोगों की आई होप कि स्क्रीन क्लियर होगी। अगर किसी को कोई भी दिक्कत हो तो वो मुझे बता सकता है। ओके, सो ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा यहाँ पे कट हो रहा है बट आप लोगों को ये क्लियर होगा, इसीलिए मैं ऐसे कर दे रही हूँ। किसने कहा है कि पारंपरिक सॉरी एक मिनट, किसने कहा है कि पारंपरिक भारत में तार्किक वैधानिक सत्ता और नौकरशाही सामाजिक संरचनाओं की वृद्धि के लिए एक विकसित सामाजिक सांस्कृतिक आधार नहीं था। सो ये किसने कहा है, यहाँ पर आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन में दिया हुआ है डेनियल लर्नर, मैक्स वेबर एंड F.W. रिंग्स। तो इसमें से किसने, और आपके होरेर लसवेल, तो इसमें से किसने ये कहा हुआ। देखिए अगर इस क्वेश्चन को हम देखें, इस स्टेटमेंट को देखें तो इस स्टेटमेंट में कुछ वर्ड आपके हिडन है। अगर आप देखें, तार्किक वैधानिक सत्ता की बात कौन करते हैं एंड नौकरशाही सामाजिक संरचना की वृद्धि के लिए किसने बात करी है। अगर हम इसको देखें तो आप यहाँ पर आप यहाँ पर डायरेक्टली मैक्स वेबर चूज कर सकती हैं, ठीक है। सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैक्स वेबर, क्योंकि मैक्स वेबर ही तो बात करते हैं ना आपके वैधानिक सत्ता और नौकरशाही की। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सो ये क्वेश्चन भी बहुत ही इजी है। समय विहीन समाज की अवधारणा किसके द्वारा विकसित की गई है। सो समय विहीन समाज की यहाँ पर बात हो रही है। अगर आप देखें टाइमलेस टाइम की बात कौन करता है, डायरेक्ट आपको ऑप्शन देख के ये आंसर आना चाहिए, मैनुअल कौशल करते हैं, ठीक है। मैनुअल कौशल ने ही आपके टाइमलेस टाइम की बात की है। हो सकता है हिंदी में आपको यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है, बट इंग्लिश में अगर आप देखेंगे तो आपको ये डेफिनेटली समझ में आने वाला है, क्योंकि मैंने इसको आप लोगों को क्लास में पढ़ाया हुआ है मैनुअल कौशल में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन थोड़ा मैं स्पीड में करूँगी क्योंकि हमको ज़्यादा कवर करना है यहाँ पे और अच्छे से करना है, तो इसके लिए थोड़े से स्पीड में कर रही हूँ। नाउ ये क्वेश्चन है पी रे। तो पी रे फर्स्ट टाइम NTA ने पूछा था यहाँ पे
ठीक है। उत्पादन की सामंती व्यवस्था से पूंजीवादी व्यवस्था के अंतरण के 3 चरण बताएं, उनका सही क्रम क्या है। तो पीपी रे का सही क्रम यहाँ पे पूछा हुआ है ना। यहाँ पर जो ए है वो है पूंजीवादी प्रभुत्व पूर्ण हो गया है, हो फिर भी यह अभी सामंतवाद का प्रयोग करता है। पूंजीवाद किसानों के सभी हस्तशिल्पों और उत्पाद के सभी स्वरूपों को तहस नहस कर देते हैं। नाउ यहाँ पर बी है आपका, पूंजीवादी सामंतवाद के अधीन रहता है और भूमि युक्त संपत्ति पर कच्चे मालों तथा कामगारों को पाने के लिए निर्भर करता है। और सी है यहाँ पर, सामंतवाद पूंजीवाद के विकास की राह में एक बाधक हो जाता है और इसीलिए इसे पूरी तरह नष्ट कर दिया जाता है। तो यहाँ पे आपको सही क्रम बताना है, इसको सीक्वेंस में लगाना है। अगर हम इसका क्रम देखें सही, तो सबसे पहले आपका पूंजीवादी सामंतवाद ऑप्शन बी आ जाएगा यहाँ पे सबसे पहले। एंड उसके बाद पूंजीवादी आपका प्रभुत्व हो गया था आने के बाद, और फिर उसके बाद आपका सी आ जाएगा, सामंतवाद पूंजीवाद के विकास की राह में एक बाधक हो गया था। इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन बी ऑप्शन जो आपका सेकेंड है BAC, ये राइट आ जाएगा, हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन करने में थोड़ा सा इश्यू हुआ होगा, क्योंकि आप लोगों ने जहाँ तक मुझे याद है पीपी रे नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। एंड आने वाले क्लासेस में मैं आप लोगों को पीपी रे भी क्लियर करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। नाउ ये क्वेश्चन आपका है ज्ञान के समाजशास्त्र के बारे में। देखिए, अब यहाँ पे ज्ञान के समाजशास्त्र की बात हो रही है। ज्ञान के समाजशास्त्र की बात कौन करता है? कार्ल मैनहीम करते हैं। यहाँ पे डायरेक्टली आपका जैसे कि यहाँ पर है ना, कार्ल मैनहीम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, यहाँ पर आपको डायरेक्ट ये बताना है। यहाँ पे हम ऑप्शंस को पहले पढ़ेंगे कि सभी ज्ञान एवं सभी विचार किसी स्थान तक सीमित होते हैं, राइट, ये भी ठीक है। उसका संबंध विचार के संबंधी सामाजिक अथवा मूलभूत अनुकूलन सिद्धांत से है, ठीक है, क्योंकि ज्ञान के समाजशास्त्र के अकॉर्डिंग अगर हम देखें ये विचार भी सही है। विचार ऐतिहासिक समय एवं सामाजिक संरचना के विभिन्न अवस्थित में निहित होते हैं, ये भी ठीक है। समय समय पर एक विशिष्ट समूह की अन्य समूहों की अपेक्षा सामाजिक परिघटना की समझ हेतु पूर्ण पहुँच सुगमय हो सकती है। नाउ ई है, किसी भी समूह की सामाजिक परिघटना की समझ पूरी तरह सुगमय नहीं होती है। यहाँ पर अगर आप इस ऑप्शन को देखें तो सारे ऑप्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं, जैसे कि आपका जो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑप्शंस जो दिए हैं पांचों के पांचों यहाँ पे ज्ञान के समाजशास्त्र के लिए राइट है। ऑप्शन 4 यहाँ पर ABCDE ये राइट हो जाएगा। और यहाँ पर NTA ने आपका जो क्वेश्चंस में आंसर माना हुआ है मैंने उन्हीं को लिया है, अदरवाइज मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया हुआ है। नाउ यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है आपके इसमें आप लोग ने अगर पेपर दिया होगा या आप जो स्टूडेंट न्यू हो, NTA ने इस क्वेश्चन को ड्रॉप कर दिया है, ठीक है, आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। NTA ने इस क्वेश्चन को ड्रॉप कर दिया था। अब ये क्वेश्चन ड्रॉप क्यों हुआ था मैं आपको ये भी बता दूं, क्योंकि यहाँ पे अगर आप इस क्वेश्चन को देखें, मैं एक मिनट नीचे स्क्रॉल कर रही हूँ। यहाँ पे इस क्वेश्चन के आंसर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन दिया हुआ था आंसर मैचिंग के लिए, ये गलत दिया हुआ था, जिसकी वजह से NTA ने ये क्वेश्चन ड्रॉप कर दिया और सभी स्टूडेंट को इसके मार्क्स मिले थे। बट यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ, इसको हम लोग नहीं छोड़ेंगे, ये क्वेश्चन का आंसर जानना ज़रूरी है आपको, क्योंकि फ्रीडम एंड सिविलाइजेशन 1944 में ये बुक आपके मैलिनोवस्की की बुक है, ठीक है। फर्स्ट का फोर्थ हो जाएगा फोक कल्चर ऑफ युक्टान। आपका फोक कल्चर युक्टान ये जो बुक है ये आपके रेडफील्ड की बुक है, ठीक है। यहाँ पे बी आपका ये हो जाएगा। एंड द एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किंगशिप, तो ये आपके लेवी स्ट्रॉस की बुक है। अ नेचुरल साइंस ऑफ सोसाइटी, ये आप
आपकी ब्राउन की बुक है। ठीक है, तो इसको आप लोग प्लीज़ याद रखिएगा क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं इम्पॉर्टेंट इसलिए बोल रही हूँ यहाँ पर क्योंकि इसमें जो भी बुक पूछी गई है आपके एग्ज़ाम में कई बार ये बुक्स रिपीट हुई हैं। तो जो क्वेश्चन ज़्यादा रिपीटेड रहता है मैं वो भी आप लोगों को बताती चलती हूँ, जिसमें आप लोगों को ये आइडिया हो कि किस थिंकर से या कहाँ पे से ज़्यादा पोर्शन हमको पढ़ना है। ओके, नाउ यहाँ पर अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। सो ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विलिंग, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, विलिंग वेशधारी महिला से संबंधित है। तो यहाँ पे विलिंग वेशधारी महिला क्या होता है, पहली चीज़ तो आपको ये पता होना चाहिए। देखिए सिंपल सी लैंग्वेज में हम कहें तो जो महिलाएं पुरुष की तरह पहनावा पहनती हैं, ठीक है, वो होती हैं विलिंग वेशधारी महिला। क्योंकि वेशधारी वर्ड से ये समझ में आ रहा है ना, किसी का वेश धारण कर रही हैं। तो महिलाएं अपने अपोजिट लिंग, विलिंग अपोजिट लिंग हो जाएगा, उसका वेश धारण कर रही है। ऑप्शंस को देखते हैं, वो महिला दो नियमित तौर पर पुरुष के सदृश कपड़े पहनती है। ऑप्शन बी, वह पुरुष जो नियमित रूप से किसी महिला की तरह कपड़े पहनता है। यहाँ पे थर्ड है, वह पुरुष जो महिला होता है, एंड फोर्थ, वह महिला जो पुरुष होता है। देखिए अब इस ऑप्शंस में अगर हम बात करें, अभी मैंने आपको जो डिफिनेशन बताई कि पुरुष की तरह जो कपड़े पहनते हैं, तो ऑप्शन ए यहाँ पर सबसे पहला आपका राइट हो जाएगा। और इसको आप लोग याद भी रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन इस बार आपका थोड़ा अलग से दिया हुआ था। नाउ यहाँ पर आपको बुक्स दी गई हैं एंड आपको उस बुक्स को मैच करना हुआ है। तो फर्स्टली यहाँ पर देखिए, आपको पहले आप लोग मैच करिए। नीचे ऑप्शन मैं शो कर रही हूँ कि ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, क्योंकि स्क्रीन थोड़ा सा मैं ऐसे, अब सब कुछ दिख रहा है आपको। ओके, सो फर्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है सेक्स एंड रिप्रेशन इन सेवेज सोसाइटी। बहुत ही इजी बुक दिया हुआ है। अगर आप देखें तो ये बुक आपकी किसकी है, जल्दी से मुझे बताएं। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर किया करिए क्योंकि इससे क्या होता है आपकी प्रिपरेशन कैसे। और हाँ, फर्स्ट टाइम में आपके माइंड में जो आंसर है आप वो कमेंट करिएगा, क्योंकि ये नहीं कि कोई दूसरा आंसर दे रहा है या आपको जो लग रहा था आपने वो नहीं दिया और दूसरा जो दे रहा है वो करने लगे, क्योंकि इससे आप खुद को जज कर पाएंगे। ओके, देखिए सेक्स एंड रिप्रेशन इन सेवेज सोसाइटी, ये बुक आपके मेलिनोवस की रहेगी। यहाँ पर ए मैं लिख दे रही हूँ। एंड द अंडमान आइसलैंडर, तो बहुत ही इजी ये बुक है। अंडमान आइसलैंडर ये किसकी बुक है, आपके रेडक्लिफ ब्राउन की बुक है। द सेवेज माइंड, तो द सेवेज माइंड की हम बात करें तो डायरेक्ट आपके क्लाउड आ जाएंगे, लेवी स्ट्रॉस। एंड सोशल स्ट्रक्चर एंड पर्सनैलिटी, टैलकॉट पार्सन। यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन भी मैं इम्पॉर्टेंट मार्क कर रही हूँ क्योंकि जो बुक्स पूछा गया है ये भी रिपीटेड है। मोस्टली आपके जो मैचिंग में बुक्स आती हैं या फिर आपका आंदोलन वगैरह आता है, वो क्वेश्चन आपके रिपीटेड कई बार, चाहे आपको डायरेक्टली पूछ लेते हैं या तो इस तरह से आपको मैच करने को दे देते हैं। सो यहाँ पर अगर हम पहले का दूसरा लगा रहे हैं तो ऑप्शंस में अगर आप देखें पहले का दूसरा ऑप्शन 2 में दिया हुआ है, कहीं पर नहीं दिया हुआ है। सो ये वाले क्वेश्चन में डायरेक्टली आप वन क्वेश्चन आपका क्लियर है एंड आपका लास्ट वगैरह क्लियर है, आप आंसर कर सकते हैं। देखिए अभी मैंने इससे पहले एक क्वेश्चन कराया था, उसमें ऑप्शन का ही मसला हुआ था, इसीलिए एनटीए ने उसे ड्रॉप कर दिया था। लेकिन यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन है यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है, लेकिन एक बार मैच करना ज़रूरी होता है फॉर चारों के चारों। ठीक है, आप फर्स्ट एंड फोर्थ भी मैच कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम कम है तो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सो इसको भी मैं थोड़ा जूम कर रही हूँ, आई होप कि आपको क्लियर होगा। ठीक है, नाउ ये क्वेश्चन आपका है, नीचे दो कथन दिए गए हैं तो कथनों को पहले हम पढ़ते हैं। फर्स्ट आपका है, वे सामाजिक परिस्थितियां जिसे व्यक्ति जन्म से अथवा बिना किसी प्रयास के इसे अर्जित करता है उसे प्रदत्त परिस्थिति के रूप में जाना जाता है। एंड सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे कथन है,
अर्जित परिस्थिति वह परिस्थिति होती है जिसे व्यक्ति स्वयं अर्जित करता है। देखिए यहाँ पर अगर आप देखें दो क्वेश्चन जो कि आपके परिस्थिति से दिया हुआ है ना, स्टेटस से दिया हुआ है, एस्क्राइब एंड अचीव स्टेटस आपका। तो यहाँ पे अगर आपको प्रदत्त परिस्थिति और अर्जित परिस्थिति की डिफिनेशन बिल्कुल अच्छे से ध्यान में है तो आपका ये क्वेश्चन गलत होने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो ये क्वेश्चन तो दोनों ही कथन आपका यहाँ पे क्या है, दोनों ही कथन यहाँ पे आपका राइट है ना। कैसे राइट है, यहाँ पर देखिए आपका कथन ए और बी दोनों ही सत्य हो जाएगा फर्स्ट एंड सेकेंड, क्योंकि प्रदत्त परिस्थिति कैसी परिस्थिति होती है जो हम व्यक्ति को जन्म से मिलती है बिना किसी प्रयास के, ठीक है, हम अर्जित नहीं करते हैं उसे, हमको बिना किसी प्रयास के मिल जाती है। और अर्जित परिस्थिति वो परिस्थिति होती है जिसको हम स्वयं अर्जित करते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्लियर है, बहुत अच्छा। यहाँ पे कथन कारक कथन आपका बहुत ही इजी दिया हुआ था, वरना ये क्वेश्चन लगभग स्टूडेंट गलत कर देते हैं क्योंकि उनको समझ में नहीं आता है कथन में वाले क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से कौन अध्ययन अभिकल्प नहीं है? अध्ययन अभिकल्प कौन नहीं है, यहाँ पे आपको ध्यान देना है। अनुप्रस्थ परिच्छेदीय साक्षात्कार, अनुप्रस्थ सांस्कृतिक अनुधैर्य। यहाँ पे अगर आप देखें अभिकल्प, अध्ययन अभिकल्प की बात हो रही है ना, तो आपका यहाँ पे इंटरव्यू तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू अध्ययन अभिकल्प थोड़ी नहीं होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सेकेंड हो जाएगा, इंटरव्यू साक्षात्कार। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक प्रक्रिया के मूल प्रकार हैं। सोशल प्रोसेस यहाँ पे डायरेक्टली आपसे पूछा जा रहा है कि मूल प्रकार। अगर सोशल प्रोसेस के आपने स्वरूप पढ़ा हो तो ये क्वेश्चन आपके गलत हो ही नहीं सकता है, क्योंकि अगर हम इसके स्वरूपों को देखें तो इसमें आत्मसातकरण आता है, समायोजन आता है, प्रतिस्पर्धा आती है, बट इसमें क्या नहीं आता है, यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान दें हम। इसमें आपका पर सांस्कृतिक ग्रहण, ठीक है, ये रॉन्ग हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था यहाँ पर विकल्प में आपको चूज करना था, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम विकल्प देखें तो आपका ये सारा का सारा तो आ जाएगा, 3 मैंने जो बताया है, समायोजन, प्रतिस्पर्धा। एक मिनट, ओके, ऑप्शन के साथ अब हम ये देखते हैं क्वेश्चन, क्योंकि मैंने ऑप्शन मिस कर दिया था। यहाँ पे एक मिनट, ABCDE दिया हुआ है ना, तो आपके आत्मसातकरण इसमें रहेगा, ठीक कर देती हूँ मैं, जो रहता है, एंड समायोजन भी रहेगा और प्रतिस्पर्धा भी रहेगी यहाँ पर आपका। राइट आंसर आपका BCD होना चाहिए। तो BCD यहाँ पे ऑप्शन डी में यहाँ पे सबसे पहला आपका है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, मैंने क्योंकि क्वेश्चन को यहाँ पे मिस कर दिया था। नाउ यहाँ पर ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रकृतिवाद से संबंधित है? देखिए प्रकृतिवाद आया, डायरेक्ट हमारे माइंड में क्या आ जाएंगे, प्रकृतिवाद की बात कहीं पे भी अगर हो रही है, मैक्स मूलर हमारे दिमाग में डायरेक्टली आना चाहिए। देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं डायरेक्ट पढ़ते ही हमारे दिमाग में क्या है, उनके आंसर क्लिक कर जाते हैं ना, अगर हमने क्लास अच्छे से ली हुई है। तो ये सारे क्वेश्चन उसी तरह के आए हुए थे, जैसे कि इस बुक को ही देख लीजिए, द राइज ऑफ द नेटवर्क सोसाइटी। अब जल्दी जल्दी आंसर करिए, क्योंकि आप लोगों को ये बुक भी रटी होना चाहिए, एक मिनट, क्योंकि ये बुक आप लोगों को रटी होना चाहिए। और ये बुक किसकी है, मैनुअल कैशल की है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है हिंदी में, बट मैनुअल कैशल है ये, इनको भी ध्यान में रखिएगा। और बुक अगर जिनको नहीं याद है तो बेटा आप लोग रट लीजिए, क्योंकि आगे बहुत काम आने वाली है आपके ये बुक। नाउ ये क्वेश्चन आपका है, आई थिंक सबको विजिबल होगा, कि गहन परिस्थितिकी सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? फर्स्टली यहाँ पे है, पृथ्वी पर मानवीय और गैर मानवीय जीवन के कल्याण और उन्नति का महत्व स्वयं में निहित होता है, ठीक है। और यहाँ पे
सेकेंड हम देखते हैं, ये तो ठीक है। मानव जीवन और संस्कृति की समृद्धि मानव जनसंख्या में समुचित कमी के साथ संगत है। ओके। एंड यहाँ पे थर्ड, मनुष्यों को अपनी महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु प्रकृति की समृद्धि एवं विविधता को कम करने का कोई अधिकार नहीं होता। यहाँ पर नहीं दिया हुआ था, नहीं होता है, तो होता है, ये गलत हो जाएगा वैसे। एंड फोर्थ यहाँ पे पढ़ते हैं, गैर मानवीय जगत के साथ वर्तमान मानवीय हस्तक्षेप अत्यधिक है तथा स्थिति तेजी से बिगड़ रही है। सो ये भी राइट है। यहाँ पे देख लीजिए, अधिकार नहीं लिखा हुआ है, वरना आप लोग कहेंगे मैम कैसे बता रही हैं। सो यहाँ पे इस क्वेश्चन को अगर आप देखें तो आपका जो थर्ड है वो रॉन्ग हो जाएगा। जब आप स्टेटमेंट इसको पढ़ेंगे ना, आपको समझ में आएगा कि थर्ड आपका राइट आंसर है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे गहन परिस्थिति के बारे में कौन सा सही नहीं है ये पूछा गया था। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट। सो ये क्वेश्चन में नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन के रूप में लिखित है और दूसरा उसके कारण के रूप में। तो कथन और कारण हम यहाँ पे पढ़ते हैं। कथन है, परतंत्र चर स्वतंत्र चरों के प्रभाव का परिणाम या नतीजा होता है। कारण दिया हुआ है क्योंकि स्वतंत्र चरें वह चर होती हैं जो परीक्षण के दौरान परिचालित की जाती हैं। देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन आपके वेरिएबल से है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपका डिपेंडेंट वेरिएबल का आपका जो इफ़ेक्ट होता है और कॉन्सिक्वेंस होता है, उसके बिहाफ पर ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगर आपको ये चीज़ क्लियर है कि डिपेंडेंट जो स्वतंत्र चर होता है वो तो हमारा जो अपरतन चर होता है उस पर डिपेंड होता है कि नहीं होता है, तो इसको भी आप, जैसे कि अभी हमने एक कथन वाला क्वेश्चन किया था, आप बहुत ही ईजिली कर सकते हैं। देखिए दोनों ही चीज़ें यहाँ पे, अभिकथन भी क्या है यहाँ पर ठीक है आपका, और कथन भी सही दिया हुआ है। और जो अभिकथन है वो कथन की व्याख्या, आपका कारण जो है वो व्याख्या भी कर रहा है। जैसे कि अभी मैंने क्या कहा, अगर आप लोगों ने वेरिएबल्स अच्छे से पढ़ा है, यहाँ पर सबसे पहले अगर आप देखें, क्योंकि स्वतंत्र चर वह चर होता है जो परीक्षण के दौरान परिचालित किया जाता है, राइट है, क्योंकि स्वतंत्र चर को हम जब टेस्ट करते हैं तब हम उस वेरिएबल को लेते हैं, और जो परतंत्र चर स्वतंत्र चर को प्रभाव परिणाम का नतीजा होता है, तो उसका नतीजा है, रिजल्ट आता है उसी के भी हाथ पर, ये भी राइट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉबर्ट के मल्टन द्वारा प्रस्तावित इथॉस ऑफ साइंस के तत्व हैं। सो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर हम देखें, इथॉस की बात हो रही है, एक मिनट, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, इथॉस की। ठीक है, इथॉस ऑफ साइंस आप लोगों ने इसको पढ़ा है, मैंने क्लास में पढ़ाया होगा आपको। अगर इथॉस ऑफ साइंस में आप चार चीज़ें पढ़ते हैं, ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने चार बताया हुआ है, आपको याद हो, CUDO, ठीक है, इसको फुल फॉर्म क्या होगा, स्यूडो। ठीक है, हिंदी में भी मैं यहाँ पे बताती चलूँगी। सबसे पहले यूनिवर्सलिज्म, ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें CUDO, तो C फॉर यहाँ पे कम्युनैलिटी, आपकी साम्यवाद आ जाएगा सबसे पहले। ठीक है, आपका साम्यवाद आ जाएगा, और इसमें क्या आएगा आपका, U फॉर यूनिवर्सलिज्म एंड D फॉर यूनिवर्सलिज्म मतलब सार्वभौमवाद, और D फॉर आपका यहाँ पे हो जाता है डिस्टिंक्टनेस, ऑर्गेनाइज्ड यहाँ पर। तो अगर डिस्टिंक्टनेस को हम यहाँ पर देखें तो हिंदी में इसको तटस्थता बोलते हैं। ठीक है, O फॉर आपका हो जाएगा ऑर्गेनाइज स्केप्टिसिज्म, तो संगठित संशयवाद। तो आपके ऑप्शन में यहाँ पर दिया है ना, साम्यवाद, सार्वभौमवाद, तटस्थता और संगठित संशयवाद, यहाँ पे ये राइट होगा। यहाँ पे मानवतावाद नहीं होगा, मतलब कि ऑप्शंस यहाँ पे अगर हम नीचे देखें ACDE, तो कहाँ पर दिया हुआ है ACDE, इसको अगर आप देखें ऑप्शन आपका
ये जो फोर्थ वाला ACDEB यहाँ पर नहीं होगा, ये राइट हो जाएगा। देखिए अगर आपको ये नहीं याद है तो इसको आप लोग रख लीजिए, क्योंकि इथॉस ऑफ साइंस में इन्होंने आपका इस तरह से बताया हुआ है। 4 इसमें बताए हुए हैं इथॉस ऑफ साइंस को इन्होंने, और 4 ये क्या थे मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया है। सूडो करके मैंने आप लोगों को याद कराया था, अगर याद हो तो आपको। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। सो प्रयास किया था कि ये तो थोड़ा सा मैं और बड़ा कर रही हूँ इसे। ओके, सो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, सूचना संचार प्रौद्योगिकी क्रांति ने औद्योगिक समाज के विकास में योगदान निम्नलिखित में से किसके माध्यम से मार्ग प्रशस्त किया। तो यहाँ पर फर्स्ट है मूर्त वस्तुओं के उत्पादन के वस्तुपरक विचारों कमोडिफाइड आइडियाज में स्थानांतरित किया, यांत्रिकी कौशल में से डिजिटल कौशल में स्थानांतरित किया, शिक्षित और रचनात्मक बल के परीक्षण का न्यूनीकरण कर दिया गया। ठीक है, एंड नेक्स्ट आपका है कारखानों के कार्य का केंद्रीकरण। ठीक है, तो यहाँ पर इन ऑप्शंस में से अगर हम देखें A, B और C, यहाँ पर ऑप्शन जो 2 है आपका ये राइट हो जाएगा। ओके, इसको ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को अच्छे से, कि संचार प्रौद्योगिकी क्रांति में मूर्त वस्तु के उत्पादन को कमोडिफाइड आइडियाज में स्थानांतरित किया गया था, एंड यांत्रिक कौशल को डिजिटल कौशल में, एंड आपका यहाँ पर सी अगर आप देखें शिक्षित रचनात्मक पर्यवेक्षण को न्यूनीकरण कर दिया गया था। तो यहाँ पे कारखानों के कार्य का केंद्रीकरण ये राइट नहीं होगा। तो थोड़ा थोड़ा कभी हमें कुछ क्वेश्चन को करते वक्त अपना माइंड भी यहाँ पे लगाना होता है कि अगर क्रांति आई है तो उसमें क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 70। सो यहाँ पर आपके बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इमाइल दुर्खीम आपके क्लासिकल थिंकर से है। इनका कृतियों का कालक्रम अनुसार आपको क्रम लगाना है। ठीक है, ईयरली वाइज आपको ये इसका क्रम लगाना है। तो देखिए यहाँ पे आप लोग जल्दी से इसका आंसर बताएं। वैसे तो मैं आप लोगों को इसको अगर क्लासिकल थिंकर की बात करें, मैंने आपको कहा था कि पूरे के पूरे थिंकर जो भी हैं आप लोग रट लीजिए, इसीलिए मैं ये वर्ड बोलती हूँ कि आप इसको रट लीजिए। ठीक है, अब हम दुर्खीम की बात करें तो दुर्खीम की थीसिस का क्या नाम है। दुर्खीम की थीसिस जल्दी से मुझे बताएं आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। देखिए द डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी, ये जो है ये दुर्खीम की थीसिस है। ठीक है, अगर थीसिस है तो फर्स्ट बार इन्होंने यही बुक लिखी होगी ना। फिर उसके बाद द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजी, इसके बाद अगर हम देखें रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड सेकेंडली आपकी आ जाएगी, एंड थर्ड आपकी सुसाइड आ जाएगी, एंड सॉरी मैंने सी लिख दिया, थर्ड लिखना चाहिए, एंड फोर्थ नंबर में एलिमेंट्री फॉर्म्स रिलीजियस लाइफ आ जाएगी। ये सीक्वेंस आपका है। और जिनको भी अभी तक याद नहीं हुआ है ये आप लोग प्लीज़ इसको रट लीजिए, मैं कह रही हूँ, क्योंकि क्लासिकल थिंकर मैंने आप लोगों से बोला हुआ है, कॉम्ट हैं आपके, दुर्खीम हैं, मैक्स वेबर हैं, कार्ल मार्क्स हैं, इन सारे के सारे थिंकर्स को बुक्स को आप लोग सीक्वेंस वाइज रट लीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस, आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप यूजीसी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप सेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, किसी भी स्टेट का, आप एमपी सेट, यू सेट, कहीं का भी दे रहे हैं। ठीक है, या आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, जीडीसी, जीआईसी, पीजीटी, कोई भी एग्ज़ाम, ये थिंकर्स ऐसे हैं जहाँ से क्वेश्चन आपके आना ही है। सो इसीलिए आप लोग इसको, इन थिंकर्स को आप लोग सभी लोग रट लीजिए। ना यहाँ पे अब हम नीचे उत्तर का चयन करने के लिए बी आपके फर्स्ट होगा, इसको ध्यान रखिएगा। सो अगर आप यहाँ पर देखें तो आपका बी फर्स्ट किस में है, सेकेंड में दिया हुआ है BADC, सो ये राइट हो जाएगा। नाउ यहाँ पर अब हम बात करते हैं 71। सो सॉरी गाइज, यहाँ पर हमको जो मिला हुआ है सो यहाँ पर इमेज नहीं है क्वेश्चंस की, तो इसको मैं स्किप कर रही हूँ इसीलिए। नाउ इसके बाद क्वेश्चन नंबर 72 की हम बात करते हैं। सो ये क्वेश्चन आपका है कि आधुनिकता व बहुमंडलीकरण के परिप्रेक्ष्य में
समय स्थान की दूरस्थीकरण की अवधारणा किसने दी? सो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे समय और दूरी की बात हो रही है, किसने दी है? मैंने क्लास में बहुत बार पढ़ाया है, एंथोनी गिडिंग्स का नाम आप लोगों को, ठीक है, ये भी रटा होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट, एंटी पॉलिटिक्स मशीन पद का प्रयोग निम्नलिखित में से किसने किया? एंटी पॉलिटिक्स मशीन। तो अगर अभी तक इसको आप लोगों ने नहीं पता था तो अब इसे पता करिए और इसको आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे सॉरी, ओके, सो यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा जेम्स फर्गुसन, ठीक है। एंटी पॉलिटिक्स मशीन, इसको याद रखिएगा, इस पद का प्रयोग इन्होंने किया हुआ है। डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, अगर आपने पढ़ा होगा तो ठीक हुआ होगा, नहीं पढ़ा होगा तो इसमें भी आपका रॉन्ग हो सकता है। नाउ यहाँ पर अब आपका है, समाज में औद्योगिकरण द्वारा कौन से परिवर्तन लाए गए हैं? सो समाज में औद्योगिकरण के द्वारा, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। नाउ फर्स्टली यहाँ पर अगर हम देखें ऊर्जा का नया रूप, तो हाँ हुआ है। एंड फिर उसके बाद निर्माण एवं वृहत पैमाने पर उत्पादन, राइट। श्रम विभाजन एवं विशेषज्ञता, राइट है ये भी। वेतन श्रमिक की शुरुआत, ये भी राइट है। कार्य का विकेंद्रीकरण नहीं हुआ है और मेरे अकॉर्डिंग ये यहाँ पर होगा भी नहीं। सो अब ऑप्शंस को हम देखते हैं। यहाँ पर ABCD आपका होना चाहिए, यहाँ पे ई नहीं होगा, तो ABCD आपका ऑप्शन 4 यहाँ पर दिया हुआ है, यही राइट आंसर है। नाउ यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट। लेविस मॉर्गन ने परिवार के 5 विभिन्न एवं अनुक्रमिक रूप हैं, इनके उद्विकास का सही क्रम। देखिए उद्विकास का सही क्रम लेविस क्रॉस के द्वारा आपको, सॉरी, लेविस मॉर्गन के द्वारा यहाँ पे बताना है। देखिए बहुत ही फेमस 5 इनका है लेविस मॉर्गन का। अगर आप देखें, इन्होंने परिवार के 5 क्रम बताए हुए हैं और वो 5 क्रम में सबसे पहले आपका आ जाता है कॉन्सेक्वेंट परिवार आता है, फिर उसके बाद आपका पुनालुअन परिवार आएगा, ठीक है। फर्स्टली आपका ये आ जाएगा, फिर सेकेंडली आपका पुनालुअन आ जाता है, फिर पुनालुअन के बाद सिंडेस्मियंस आएगा आपका, सिंडेस्मियंस के बाद आपका पैट्रियार्कर आ जाता है और लास्ट में आपका मोनोगेमियन फैमिली, ठीक है। आपको मोनोगैमस फैमिली यहाँ पे 5th नंबर पे आएगी। तो फर्स्टली आपका बी होना, बी एंड लास्ट में ई होना चाहिए। सो ऑप्शन में देखते हैं बी और ई। इस ऑप्शन में अगर आप देखिए बी और ई, जैसे कि मैंने बताया है, ऑप्शन 2 आपका राइट हो जाएगा। ओके, सो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, सापेक्षिक निर्धनता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो सापेक्षिक निर्धनता की यहाँ पे बात हो रही है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। सो यहाँ पर यहाँ पर ऑप्शन है, या सार्वजनिक एवं आवर्जनीय है। सो राइट है, ये सार्वजनिक होती है सापेक्षिक आपकी। एंड यहाँ पर बी आपका दिया हुआ है कि इसका संबंध अपने से अधिक अच्छी स्थिति रखने वाले लोगों की अपेक्षा कुछ लोगों की वंचित से है, राइट है, क्योंकि सापेक्षिक निर्धनता यही होती है। एंड सी यहाँ पर देखें, या पर्याप्त पोषण एवं निर्वाह हेतु सर्वसहमति से निर्धारित न्यूनतम संस्था की उपलब्धि से संबंधित है। एंड डी, या किसी विशिष्ट सामाजिक समूह द्वारा निर्धारित मूल्यों एवं जीवन स्तरों पर निर्भर है। तो ये भी राइट होगा। आपका यहाँ पर थर्ड नहीं होगा, तो आपका ए, बी एंड डी, ठीक है, ये ऑप्शन में होना चाहिए। सो ए, बी एंड डी राइट आंसर आपका थर्ड हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। सो यहाँ पे 2 कथन दिए हुए हैं आपके। फर्स्ट को मैं यहाँ पे रीड कर रही हूँ। प्रतिचयन आकार निर्धारण, प्रतिचयन में व्यक्तियों की संख्या और इस संख्या के परिकलन के उपयोगिता क्रियाविधि को दर्शाता है, ठीक है। एंड यहाँ पर नेक्स्ट जो कथन है, एक बहुत प्रतिचयन अनुमान करने में कम परिशुद्धता प्रदान करता है। तो यहाँ पे अगर हम दोनों कथनों को देखें
तो फर्स्ट तो आपका सही है एंड आपका सेकेंड यहाँ पे हम बात करें तो सेकेंड आपका क्या है, असत्य हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे निदर्शन की बात हो रही है, आपके प्रतिचयन जो हिंदी में लिखा हुआ है, क्योंकि हिंदी में आप लोगों को बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता है ना, तो यहाँ पे उसकी बात हो रही है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका फर्स्ट तो सही है एंड सेकेंड गलत है। अनुमान करने में कम परिशुद्धता प्रदान करता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि हम लोग सैम्पलिंग का यूज़ के अनुमान अपने उसके लिए ही करते हैं ना, प्रतिचयन यूज़ करते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। सो 78 में भी यहाँ पे स्क्रीन पर इमेज नहीं है, इसको भी मैं स्किप कर रही हूँ और यहाँ पर आगे मैं चल रही हूँ। सो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है आपके, संसारिक जगत को स्वीकार करने वाले 9 धार्मिक आंदोलन निम्नलिखित में से कौन है। यहाँ पे 9 धार्मिक आंदोलन कौन कौन से हैं आपको डायरेक्टली ये बताना है। सो अगर इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखें तो जैसे कि आत्मविज्ञान का चर्च, ये 9 धार्मिक आंदोलन में आएगा। अनुभविक मनन, ये भी 9 धार्मिक आंदोलन है आपका। एंड इस्कॉन, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस एंड ओम परम सत्य। सो यहाँ पे अगर आप देखें फर्स्ट एंड सेकेंड, ये जो है ये 9 धार्मिक आंदोलन हैं। अगर आप लोगों ने 9 धार्मिक आंदोलन को पढ़ा हुआ है यूनिट 10 में, तो यहाँ पर ए और बी आपका राइट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से मैच करना है, तो डायरेक्टली यहाँ पे बुक्स दी हुई हैं, यहाँ पे बुक्स मैं आप लोगों को बता रही हूँ। जैसे कि मैथोडोलॉजी, बहुत ही इजी बुक है मैथोडोलॉजी, ये बुक आपके स्ट्रॉस जी की है, फर्स्ट का सेकेंड। साइंटिफिक थ्योरी ऑफ यहाँ पे साइंटिफिक थ्योरी ऑफ क्लस्टर लिखा है, कल्चर होना चाहिए, तो साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर, इस बुक की अगर हम बात करें सो ये बुक आपके मेलिनोवस्की की है। टैबू बुक आपके ब्राउन की है। एंड द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन, ये टैलकॉट पार्सन की बुक है। सो इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर थर्ड जो है यहाँ पर ये राइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर थर्ड वाला आपका राइट हो जाएगा। बुक्स को याद रखिएगा, बुक का पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है आप लोगों का, क्योंकि ये आपके आंसर को इजी थोड़ा कर देता है आप लोगों के लिए ना, आप लोग का जैसे आंसर करते वक्त आपको इजी फील होता है ना। यहाँ पे आपकी तकनीक क्रांति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सत्य है। ए दिया है, ये सामाजिक एवं राजनीतिक नवाचार हेतु वस्तुपरक आवश्यकताओं का सृजन करती हैं। एंड बी है, उन क्षेत्र का पता लगाने की स्थिति उत्पन्न करती हैं जिसमें नए संस्थानों की आवश्यकताएं पड़ती हैं और पुराने संस्थानों में सुधार संशोधन की आवश्यकता होती है। ठीक है, एंड यहाँ पर आपका सी है, नवीन संस्थानों को नवीन विशिष्ट जरूरतों हेतु उपयुक्त होना पड़ता है। एंड डी यहाँ पर तकनीकी क्रांति के प्रति सामाजिक अनुक्रियाएं समाज दर समाज भिन्न होती है। तो यहाँ पे ए सी एंड डी आपका राइट हो जाएगा और आपका सी जो है वो सत्य नहीं है, यहाँ पे बी वाला जो है, क्योंकि ए सी एंड डी राइट आंसर है। यहाँ पर उन क्षेत्रों को पता लगाने की स्थिति उत्पन्न करती है जिसमें नए संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है, ये आपका नहीं होगा। ओके, नाउ यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है। सो ये क्वेश्चन इंग्लिश में है, आई थिंक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इंग्लिश में भी। Who among the following use the alliance approach to understand the pattern of kingship? So मैं हिंदी में इसको बता दे रही हूँ। पैटर्न ऑफ किंगशिप, आपके नातेदारी के पैटर्न को समझने के लिए हमारे अलायंस अप्रोच का यूज़ किसने किया है। अलायंस थ्योरी, अलायंस अप्रोच आप लोग जानते हैं और आपके दिमाग में डायरेक्ट लेवी स्ट्रॉस का नाम आता है ना अलायंस थ्योरी, बट हम इंडियन, यहाँ पे सारे थिंकर्स को देखिए इंडियन पर्सपेक्टिव में दिए हुए हैं। तो इंडियन पर्सपेक्टिव में अगर हम बात करें अलायंस की बात ल्यू ड्यूमा जी करते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा, इन्होंने अलायंस अप्रोच का यूज़ किया था ड्यूमा जी ने पैटर्न ऑफ किंगशिप को समझाने के लिए इंडिया में। ओके, नाउ नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अध्ययन तुलनात्मक विधि का सर्वोत्तम उदाहरण है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तुलनात्मक विधि का प्रयोग अगर हम देखें तो दुर्खीम सबसे स्पष्ट करते हैं, इमाइल दुर्खीम सोसाइटी में अपने
राइट आंसर दुर्खीम रहेगा यहाँ पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समुदाय, आई थिंक आप लोगों को क्लियर होगा, मैं थोड़ा सा और जूम कर दे रही हूँ कि और क्लियर हो। एक समुदाय सामाजिक आवास का वह क्षेत्र है जो सामाजिक निकटता की कुछ मात्रा में निहित होता है, इस समुदाय का आधार है। ठीक है, देखिए अगर इस क्वेश्चन के ऑप्शंस में आप ध्यान दें, स्थानिकता, संरचना, सामुदायिक भावना, स्थिरता, ठीक है, ये आपके ऑप्शन दिए हुए और समुदाय की बात हो रही है। डायरेक्ट ये किससे आया है क्वेश्चन, समुदाय की कैरेक्टरिस्टिक आपकी लिखी हुई हैं, सारी की सारी क्या लिखी है, समुदाय की कैरेक्टरिस्टिक विशेषताएं से क्वेश्चन। स्थानिकता होती है समुदाय में, ठीक है, समुदाय भाववत्ता, ठीक है, ये भी होता है। स्थिरता और संरचना, इसकी बात यहाँ पर नहीं होगी क्योंकि समुदाय की कैरेक्टरिस्टिक अगर आपको याद हो, स्थानिक होता है, हम की भावना, समुदाय की भावना पाई जाती है उसमें, भावुकता। तो यहाँ पे आपका ए और सी, ठीक है, ऑप्शन में दिया भी हुआ है, सॉरी, ए और सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा, ए एंड सी ये क्या है, ये राइट है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर देखिए कैसे समुदाय की कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे पूछा गया था और ये हमको समझना पड़ता है क्वेश्चन कि हम सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, राइट। यहाँ पे हॉबहाउस से क्वेश्चन है, एल.टी. हॉबहाउस ने बौद्धिक विकास के संदर्भ में समाज का वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। इन वर्गीकरण श्रेणियों का सही अनुक्रम, ठीक है, डायरेक्ट हमको सही अनुक्रम लगाना है। तो जब हम हॉबहाउस के बौद्धिक विकास का जो उन्होंने समाज का वर्गीकरण की बात करी है उसकी बात करते हैं हॉबहाउस ने, तो सबसे पहले समाज के वर्गीकरण में आदिम समाज उन्होंने बताया है। डायरेक्ट मैं इस तरह से आपको बताती चल रही हूँ, ये आपका सबसे फर्स्ट आ जाएगा आदिम समाज, बी। ठीक है, अब यहाँ पे बी ऑप्शन में 2 बार दिया हुआ है, कन्फ्यूज़न आ गया यहाँ पे। आदिम के बाद आपका प्रायोगिक आएगा, ठीक है, इसको आप लोग प्रायोगिक पुनः संरचना, ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे आदिम के बाद आपका सेकेंडली अगर हम बात करें प्राचीन कालिक आएगा, ठीक है, आई थिंक मुझे कुछ कन्फ्यूज़न हुआ है। सो यहाँ पे फर्स्टली आपका आदिम आ जाएगा, सेकेंडली प्राचीन कालिक, तो ये दोनों पे दिया है, अभी भी कंफ्यूजन है यहाँ पर। फिर उसके बाद प्राचीन कालिक के बाद प्रवर्ती पूर्व समाज आपका आ जाएगा, 3rd नंबर पे डी आ जाएगा आपका परावर्ती पूर्व समाज। एंड आपका 4th नंबर पे यहाँ पे यूनान आ जाएगा, ठीक है। एंड 5th आपका प्रायोगिक, प्रायोगिक सबसे लास्ट रहेगा और सब में प्रायोगिक लास्ट में दिया हुआ है। सो आपका फाइनल आंसर अगर यहाँ पे आप देखें क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 यहाँ पर जो हमारा दिया हुआ है, एक मिनट, ऑप्शन 2 यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा ही हम लोगों को देखना पड़ता है, नहीं तो आंसर रॉन्ग हो जाता है। आपने देखा सिर्फ 1 पॉइंट से आंसर रॉन्ग हो सकता था। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सर्वेश्वर का तात्पर्य है सर्वेश्वरवाद, सर्व ईश्वरवाद, ठीक है, इसको मैंने ब्रेक करा है वर्ड जिसमें आपको समझ में आए, का तात्पर्य किससे है। या मत कि ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं, या मत कि केवल एक ईश्वर का अस्तित्व है, अनेकों ईश्वर में विश्वास है, या मत कि ब्रह्मांड ईश्वर है, एंड लास्ट एक पथ या अन्य में विश्वास का अभाव। सो यहाँ पर आपको विकल्प में आंसर देना है, आप देख ले। सबसे पहले यहाँ पर आपका देखिए इकेश आपका सर्व ईश्वरवाद की बात हो रही है, तो इसमें क्या है, ये मत होना चाहिए कि ब्रह्मांड ही ईश्वर है, सर्व ईश्वरवाद, ठीक है। सो यहाँ पर डी आपका, केवल डी जो ऑप्शन दिया हुआ है ये राइट हो जाएगा, दैट मीन्स ऑप्शन 3rd, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। सो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो यहाँ पे आपको मिलान करना है और बहुत ही इजी क्वेश्चन ये भी आपका, ये क्वेश्चन भी टफ नहीं है क्योंकि यहाँ पे युवा ग्रह से ये क्वेश्चन है। हो 61st को 62nd से, हो की अगर हम बात करें तो हो आपका सिंह बोग्गा हो जाएगा, राइट, ये आपका ए हो जाएगा। एंड भोटिया की बात करें तो रंग बांग आपका हो जाएगा बोटिया,
आपका बी भोटिया एंड सी ओरांव। ओरांव की बात करें तो जानकेरबा आपका हो जाएगा सी, और डी आपके भूया धागर बासा, यहाँ पे ये डी हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शंस को हम देखते हैं इसके अकॉर्डिंग। ए का सेकंड, सो ऑप्शन फोर्थ में ही यहाँ पर दिया हुआ है, आप देख लें। डी का फर्स्ट, जैसे कि मैंने आपको मार्क करवाया हुआ है सिमिलर, राइट आंसर ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है आपका कि टैलकॉट पार्सन के अनुसार, आई थिंक क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर होगा क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे ओके। टैलकॉट पार्सन के अनुसार किसी व्यक्ति के रोगग्रस्त होने पर आदर्शात्मक प्रत्युत्तर है रोगी की भूमिका ग्रहण करना। रोगी की विशेषता कौन कौन सी होगी? तो यहाँ पे रोगी की विशेषता, यहाँ पे सिक्रोल की बात हो रही है। टैलकॉट पार्सन का कॉन्सेप्ट है, अगर आप लोगों को नहीं पता है सो इसको ध्यान रखिएगा। सो यहाँ पर अगर हम बात करें इस क्वेश्चन में, यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ, ऑप्शंस आपको दिखे जिसमें फसली बीमार नित्यचर्या वाले उत्तरदायित्व को स्थगित कर देता है। किसी व्यक्ति के द्वारा बीमारी जानबूझकर उत्पन्न नहीं होती है। कोई भी बीमार व्यक्ति आवश्यक रूप से स्वस्थ होना चाहता है। किसी बीमार व्यक्ति को अपने ध्यान स्वयं रखना चाहिए। बीमार व्यक्ति को डॉक्टर की सलाह को आवश्यक मानना चाहिए। देखिए, अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो ए आपका बीमार व्यक्ति स्थगित कर देते हैं, राइट है। एंड देन यहाँ पे हम देखें तो नेक्स्ट आपका जो दिया हुआ है कि जानबूझकर नहीं होता है, कोई भी बीमार, उसको थोड़ी ना पता रहता है बीमार हो जाएगा, और यहाँ पे वो स्वस्थ भी होना चाहता है अगर कोई बीमार हो जाता है न। अगर यहाँ पे इसको ध्यान दीजिए, आपकी कोई बीमार व्यक्ति अगर होता है वो अपना ध्यान नहीं रख पाता है बहुत ज़्यादा। अगर कोई बीमार हो गया है उसका ध्यान दूसरे लोग रखते हैं ना, तो यहाँ पे ये रॉन्ग हो जाएगा आपका। तो ऑप्शन यहाँ पे आप देखें अगर, सो आपका यहाँ पर जो राइट आंसर ए बी सी ई, ठीक है, यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग ए बी सी ई ऑप्शन फोर्थ यहाँ पे राइट हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनुअल कैशल द्वारा, एक मिनट मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर रही हूँ। मैनुअल कैशल द्वारा शहर द्वारा संवर्धित समान सुविधाओं के उपभोग की प्रक्रियाओं को दर्शाने के लिए प्रयुक्त अवधारणा कहलाती है। तो मैनुअल कैसल, यहाँ पे अगर कॉन्सेप्ट को आप देखें, समान वस्तुओं के उपभोग के लिए सामूहिक उपभोग की ये बात करते हैं, और आप लोगों को मैंने ये कई बार बताया हुआ है ना, कलेक्टिव कंजप्शन की बात करते हैं ना मैनुअल कैसल आपके। तो कैसल अगर आपने पढ़ा है अच्छे से मेरा क्लास, तो आपको ये क्वेश्चन भी बहुत ईजी लगा होगा ना। यहाँ पे आपको मैच करना है सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड के से, ठीक है। आई थिंक पूरा आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। सो फर्स्टली यहाँ पर अगर हम देखें, सबसे पहला सांस्कृतिक परितंत्र की बात हो रही है, ठीक है, एंड कार्बन फुटप्रिंट की बात होती है, पर्यावरण प्रजातिवाद और पारिस्थितिकी फुटप्रिंट की यहाँ पे बात हो रही। मैंने चारों इस साइड वाला पहले पढ़ा है, जिसमें जब इधर का पढ़ूँ तो आप लोगों को इजी हो इस क्वेश्चन को बताने में, ठीक है। नाउ यहाँ पे अगर हम देखें, यह उस प्रक्रिया प्रतिरूप को प्रदर्शित करता है जिसमें पर्यावरणीय जोखिम की संभावना गरीबों, मुख्यतः अल्पसंख्यकों को सर्वाधिक होती है। तो ये क्या कहलाएगा? ये आपका पर्यावरणीय प्रजातिवाद कहलाता है, ठीक है। ऐसे मतलब सी ये हो जाएगा, पहले सी का आपका पहला। फिर सेकेंड पढ़ेंगे, व्यापारिती प्रति व्यक्ति हेक्टेयर भूमि मानव मांग से संबंधित है। तो आपका अगर हम ये देखें तो ये परिस्थिति फुटप्रिंट होता है, ठीक है, ये डी हो जाएगा आपका। एंड अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, वह सैद्धांतिक प्रतिमान जो मानव संस्कृति एवं भौतिक पर्यावरण के संबंध का अन्वेषण करता है, तो वो कार्बन फुटप्रिंट कहलाता है आपका बी। एंड जलवायु परिवर्तन में कितनी कार्बन डाइऑक्साइड अपने उत्पन्न किया और कितना इसमें आपका योगदान है, इससे संबंधित नीचे मापन है। तो यहाँ पर अगर हम इसको देखें तो ये आपका जो है ये आपका हो जाएगा
फोर्थ वाला ये कार्बन फुटप्रिंट हो जाएगा। सॉरी, मैंने यहाँ पे बी का ये लगाया ना, ये ए हो जाएगा, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ा दिया है। तो यहाँ पर आपका देखिए राइट आंसर अगर हम देखें तो ऑप्शन ए राइट है आपका यहाँ पर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मी यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन है पहले का थर्ड, और एक मिनट, नाउ फर्स्ट का थर्ड आपका हो जाएगा, पहले का थर्ड, बी का आपका फोर कार्बन फुटप्रिंट, अभी मैंने फोर्थ बताया, सी का पहला वो मैंने सबसे पहले बताया था, एंड डी का आपका सेकेंड, ठीक है। ये राइट आंसर आपका हो जाएगा, ओके। क्योंकि मैंने लिखते वक्त थोड़ा सा गड़बड़ा दिया था, इसलिए मैंने फिर से इसको रिपीट किया। नाउ निम्नलिखित में से किसने कहा कि परिवार पुरुष आधिपत्य और ईर्ष्या तथा संपत्ति में वृद्धि एवं संपत्ति बोध परिणाम था। सो ये किसने कहा है, आपको ये बताना है। ये एक स्टेटमेंट है, किसके द्वारा कहा गया है। सो ये स्टेटमेंट आपके वेस्टरमार्क के द्वारा कहा गया है। सो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा, किसके द्वारा कहा गया है, वेस्टरमार्क के द्वारा कहा गया है, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दो कथन दिए गए हैं और कथन और कारक है ये आपका। सो मैं रीड करती हूँ। वर्ष 1980 में से विश्व के औसत तापमान में लगभग 0.8 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है। इसके कारण व्यापक स्तर पर जलवायु में परिवर्तन हुए, जो कि गर्मी की लहरों, महासागर उष्ण तापन, समुद्री स्तर में वृद्धि एवं हिमनद के पिघलने के रूप में प्रतिबंधित हो रहा है। एंड कारक, औद्योगिक क्रांति के समय से मानव द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करने की मात्रा में 10 गुना वृद्धि हुई है। सो यहाँ पे अगर हम इस क्वेश्चन को देखें, ठीक है, सो इस क्वेश्चन में आपका कथन भी सही है और कारक भी सही है, क्योंकि जो कारण दिया है आपके डिग्री सेल्सियस के हिसाब से, तो दोनों सही व्याख्या कर रहा है कथन का वो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। सो निम्नलिखित में से किसने लखनऊ रिक्शे वाले का वर्ष 1965 में अध्ययन किया। लखनऊ रिक्शे वाले का अध्ययन किसने किया 1965 में। सो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 1965 में लखनऊ रिक्शे वाले का अध्ययन हेरोल्ड ए गोल्ड ने किया था, ठीक है। ऑप्शन थर्ड यहाँ पे राइट। इसको रट लीजिए, ये क्वेश्चन एक बार और पूछा गया था आपके एग्जाम्स में। नाउ यहाँ पे आकृति वर्गीकरण के ग्राफीय प्रस्तुतिकरण, ठीक है। यहाँ पे ग्राफीय प्रस्तुतिकरण की बात हो रही है, में किस किस का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे अगर हम ग्राफिकीय प्रस्तुतिकरण की बात करें तो सबसे पहले हिस्टोग्राम तकनीक तो राइट है, हिस्टोग्राम का तो यूज़ किया जाता है ग्राफिकीय उसमें। और फिर उसके बाद बारंबारता, आपकी फ्रीक्वेंसी भी उसमें आ जाएगी, ठीक है। एंड प्रतिशतता, तो आपका आकृति वर्गीकरण की ग्राफीय प्रतिशत इसमें नहीं आता है, समकालीन आवृत्ति चक्र उसमें आएगा। तो ए बी डी होगा आपका आंसर, क्योंकि प्रतिशत इसमें नहीं आता है। ए बी और डी, दैट मीन्स ऑप्शन आपका यहाँ पे कौन सा सही हो रहा है, थर्ड वाला, ओके। एक मिनट बेटा, देखिए सभी लोग आंसर करिए, आंसर करने से आपकी जो प्रिपरेशन है आपको पता चलेगी वो, ठीक है। और सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको रट लीजिए सारे के सारे क्वेश्चन आप लोग। नाउ पारिवारिक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पारिवारिक जीवन के अंधेरे पक्ष डार्क साइड पर निम्नलिखित में से किसने ध्यान उत्कृष्ट किया है। देखिए पारिवारिक जीवन की बात हो रही है और डार्क साइड पर, परिवार का जो डार्क साइड होता है उस पर देखते ज्ञान केंद्रित किया है। यहाँ पर आपको ये बताना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। सो यहाँ पर अगर हम देखें डार्क साइड की बात हो रही जो स्त्रीवादी नारीवाद है, क्योंकि इन ऑप्शंस में से अगर हम देखें स्त्रीवादी नारीवाद ने ही परिवार में हमारे जो डार्क साइड होते हैं ना उस पर अपना ध्यान केंद्रित किया है। नाउ यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई मैरिज मैटर्स नामक निबंध के लेखक निम्नलिखित में से कौन है। तो वाई मैरिज मैटर्स की बात हो रही, डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी आया हुआ है यहाँ पे। सो इसकी अगर हम बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा कैटलीन फ्लैगन यहाँ पर,
कैटलीन फ्लैगन, ठीक है, ये राइट आंसर है। तो इसको याद कर लीजिए, ये भी आपके न्यू एक पूछा गया था क्वेश्चन, इससे पहले नहीं आया हुआ ये क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा संस्थान एक औपचारिक नौकरशाही संरचना के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है। ठीक है, शिक्षा संस्थान कौन सा कार्य नहीं करता है, यहाँ पे पूछा गया है। समाजीकरण करता है, ज्ञान का संचय भी करता है, संस्कृति की नई प्रणालियाँ बनाने के लिए, संस्तरण के लिए। सो यहाँ पे अगर इस क्वेश्चन को हम देखें तो संस्कृति की नई प्रणाली बनाने का काम तो नहीं करता एक शिक्षण संस्थान नौकरशाही संरचना के रूप में, अगर आप देखें, राइट ना। तो ऑप्शन थर्ड यहाँ पे राइट हो जाएगा आपके, क्योंकि नहीं करता पूछा गया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन से कृत्य साइबर अपराध की श्रेणी में आते हैं। यहाँ पर ये ऑप्शनल है क्वेश्चन, तो पहले हम देख लेते हैं कौन कौन से आते हैं यहाँ पे। ठीक है, सो यहाँ पे क्योंकि ऑप्शंस आपके नीचे दिए हुए हैं तो इसको मैं थोड़ा सा और छोटा कर रही हूँ। आई थिंक आप लोगों को सबको ये विजिबल होगा। तो यहाँ पे अगर आप देखिए, अवैध तरीके से हैगिंग, ये तो अपराध होता है ना। एंड इसके बाद नैतिक हैगिंग, तो ये आई थिंक अपराध नहीं होगा यहाँ पे अगर हम देखें, क्योंकि साइबर अपराध मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। मालवेयर को छोड़ना ये भी अपराध होता है, अवैध सामग्रियों को अपलोड करना ये भी अपराध है, एंड साइबर स्टॉकिंग ये तो अपराध होता ही है। सो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग मैं थोड़ा सा ये अवैध तरीके से हैंगिंग मैं ऊपर कर रही हूँ। आपका अब ऑप्शन दिख रहा है सारे, यहाँ पर देखिए आपका जो ऑप्शन सी है ये हो जाएगा, ACDE, क्योंकि यहाँ पे मैंने जैसे कि आपको बताया है ना, आपका बी यहाँ पे नहीं होगा, नैतिक हैंगिंग। ठीक है, ये नहीं होता है आपका साइबर अपराध। नाउ नेक्स्ट आपका है, यहाँ पे बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप ऑफ कंडक्टिंग आ रिसर्च स्टडी आर। तो रिसर्च स्टडी की डायरेक्ट यहाँ पे आपको क्या करना है, स्टेप बताने हैं। आप लोग पढ़ते हैं ना रिसर्च के स्टेप, हम सोशियोलॉजी में भी पढ़ते हैं, एंड फर्स्ट पेपर का भी ये पार्ट है आपका। रिसर्च के स्टेप की बात करें, यहाँ पे आपका इंट्रोडक्शन तो है नहीं है, डायरेक्टली आपका लिटरेचर रिव्यू सबसे आ जाएगा पहले, फिर लिटरेचर रिव्यू के बाद रिसर्च क्वेश्चन आ जाएगा, रिसर्च क्वेश्चन के बाद हम डेटा कलेक्ट करते हैं, डेटा कलेक्ट करने के बाद हम एनालिसिस करते हैं उस डेटा की, एंड फिर राइटिंग अप, क्योंकि जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले लिटरेचर रिव्यू। ऑप्शंस में हम देखते हैं सी सबसे पहले कहाँ पर है। ओके, तो ऑप्शन 4 यहाँ पे राइट आ जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट लिटरेचर रिव्यू से आप यहाँ पे कर सकते हैं, नहीं तो इंट्रोडक्शन होता तो हम पहले इंट्रोडक्शन का पार्ट रखते। नाउ यहाँ पर आपका लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा था ना हम 50-50 क्वेश्चन करेंगे, तो यहाँ पे 100 हो गया है क्वेश्चन। 100 का मतलब, क्योंकि हम 51 यहाँ पे हम 50 सॉरी एक मिनट, यहाँ पे हम 51 से क्वेश्चन कर रहे थे ना, तो 51 से 100 क्वेश्चन हमने कर लिया है। अब नेक्स्ट क्लास में हम 101 से 150 तक के क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो इस तरह से 50-50 का हमारा ये आपका क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो जाएगा। तो ये दिसंबर 2023 का हम कर रहे हैं ना। ये क्वेश्चन है, विवरणात्मक अनुसंधान अभिकल्प का उपयोग किया जाता है, किसमें किया जाता है, यहाँ पर हम ये देखते हैं। सबसे पहले, विशिष्ट व्यक्ति, स्थिति अथवा समूह के लक्षणों का सटीक चित्रण करने के लिए, तो राइट है, विवरणात्मक का हम इसमें यूज करते हैं। नाउ बी है, उस आवृत्ति को निर्धारित करने के लिए जिससे या कुछ घटित होने से संबंध हो अथवा जिससे वह किसी अन्य से संबंध हो, राइट है। एंड परिवर्ती चरों के मध्य कार्य कारण संबंधी प्रकल्पना के परीक्षण के लिए, ये भी राइट है। उस अध्ययन के लिए जिसमें पक्षपात को काफी कम करने तथा विश्वसनीयता को अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है। अगर हम इन ऑप्शंस को देखें तो यहाँ पे आपका, जैसे कि मैंने सारे ऑप्शंस को रीड करा है, यहाँ पे ए, बी और डी तो चाहिए, लेकिन परिवर्ती चरों के मध्य कार्य कारण संबंधी प्रकल्पना का परीक्षण हम नहीं करते हैं इसमें। तो ए, बी और डी यहाँ पर ऑप्शन 4 यहाँ पर ए, बी और डी ये राइट हो जाएगा। ओके, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। एंड जैसे कि मैंने कहा, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, लास्ट नॉट लीस्ट। तो आगे भी हम इसको कंटिन्यू करेंगे 101 से। ये आपका NTA UGC नेट दिसंबर पार्ट 1 था। अब हम पार्ट 2 में आगे के क्वेश्चन करेंगे। और आपको अगर फुल क्वेश्चंस पेपर चाहिए, आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते
हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक मैं दे दूंगी, टेलीग्राम आपके चैनल की और ग्रुप की। और जो भी स्टूडेंट नए हैं वो हमको यहाँ पर सब्सक्राइब कर लें अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, और चैनल को आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए, ठीक है, जिससे और भी स्टूडेंट हमसे जुड़ सके। टेलीग्राम पर आप सर्च करेंगे वर्ल्ड ऑफ सोशियोलॉजी तो आपको एक मेरा ग्रुप मिल जाएगा, आपको चैनल मिलेगा, उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वहाँ पे पूरा का पूरा क्वेश्चंस पेपर हर ईयरली आपको मिल जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे मैं कराती जा रही हूँ वहाँ पे आपको प्रोवाइड भी करती जाऊँगी। ओके, सो आई थिंक आप लोगों को बहुत ही हेल्प होगी इससे, तो इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ शेयर योर फ्रेंड्स, योर ग्रुप से, क्योंकि सोशियोलॉजी के जो भी स्टूडेंट हैं उन तक ये पहुंचना बहुत ज़रूरी है। एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।